میں نے अपने 6 माह के बेटे की देखभाल के लिए एक औरत को रखा हुआ था, मगर मैं जो औरत भी अब बेटे की देखभाल के लिए रखती, 2 दिन बाद उसकी हालत खराब हो जाती। मैं ऑफिस से आती तो उस औरत के कपड़े फटे होते और वो रोते हुए मुझे कहती कि ये सब तूने मेरे साथ जानबूझकर किया है, देखना तुझ पर खुदा का अजाब आएगा। ये कहते हुए वो औरत भाग जाती और फिर कभी लौटकर ना आती। मैं बहुत तंग आ गई थी। कोई औरत भी मेरे बच्चे की देखभाल के लिए तैयार ना थी, इसलिए जॉब छोड़कर मैं खुद ही बच्चे की देखभाल करने लगी। एक रोज बेटे को दूध पिलाने लगी तो सर पर आसमान टूट पड़ा जब बेटे ने। मेरा नाम मारिया है। मैं बैंक में जॉब करती थी, जबकि मेरा शोहर परदेश में होता था। मेरे शोहर के माली हालात पहले बहुत खराब रह चुके थे और इसी वजह से मुझे मजबूरन नौकरी करनी पड़ रही थी। मगर मसला मुझे ये पेश आ रहा था कि मुझे अपने 6 माह के बच्चे को किसी न किसी के घर पर छोड़कर जाना पड़ता था। मैं सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करती थी। आज भी मैं ऑफिस में बैठी अपने काम में मसरूफ थी कि अचानक बच्चे का ख्याल आया, तो मैंने फौरन ही अपनी पड़ोसन के घर फोन करके बच्चे की खैरियत मालूम करने लगी। जब भी मेरी दोस्त शाजिया, जो मुझे रोजाना इस तरह अपने बच्चे की फिक्र में परेशान देखती थी, कहने लगी, मारिया, खैरियत तो है। मैंने कहा, यार तुम तो जानती हो आजकल मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत ही फिक्र में रहती हूँ। मेरे पड़ोस वाले भी मेरे पीछे कितनी बातें बनाते होंगे। जब बच्चा तंग करेगा तो कहते होंगे 6 माह के बच्चे को यहाँ इस तरह अकेला छोड़कर नौकरी करने चली जाती है, और इसका शोहर तो मुल्क से बाहर है, फिर भी इसे नौकरी की ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ी है। अब भला शाजिया, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। वो मेरे हाथ पर हाथ रखकर मुझे तसल्ली देने लगी, यार तुम दुखी ना हो। मैं जिस इलाके में रहती हूँ वहाँ बहुत सी औरतें घरों में काम करने जाती हैं और कुछ औरतें बड़े बड़े बंगलों पर बच्चों की देखभाल के लिए भी जाती हैं। अगर तुम कहो तो मैं किसी औरत से बात करूं जो सारा दिन तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे की देखभाल करेगी। मैंने शाजिया से कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर तुम मेरे लिए किसी ऐसी औरत का इंतजाम कर दो तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। शाजिया ने हाँ में सर हिला दिया और अपने काम में मसरूफ हो गई। शाम को जब मैं घर पहुंची तो सबसे पहले पड़ोस के घर से अपना बच्चा और उसका सारा सामान लेकर अपने घर आ गई थी। मैंने बच्चे को दूध पिलाया, उसकी खूब देखभाल की, उसे खूब प्यार किया। क्योंकि मैं सारा दिन अपने बच्चे से दूर रहती थी, मेरे दिल को बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता था। मेरे बेटे का नाम अकमल था, जो मेरे शोहर ने रखा था। मैंने शोहर से फोन पर बातचीत की तो उसे भी सुनकर ठीक लगा कि मैं अकमल की देखभाल के लिए घर में कोई आया रख लूं। इसी तरह मैं भी परेशान नहीं रहूंगी और मेरा बच्चा अपने घर में ही सुकून से रहेगा। मैंने दिल पर पत्थर रखकर अगले रोज फिर से अकमल को बराबर वालों के घर छोड़ा, दूध की बोतल और सब कुछ दिया और ऑफिस के लिए चल पड़ी थी। रास्ते में ही मुझे शाजिया मिल गई थी। हम दोनों साथ ही ऑफिस के लिए निकले और कुछ ही देर में ऑफिस पहुंच गए थे। जब लंच ब्रेक हुआ तो मैं और शाजिया एक साथ ही बैठकर अक्सर लंच करते थे। मैंने शाजिया से कहा, यार मालूम किया तुमने किसी आया का? वो कहने लगी, मैंने एक जगह बात की है। मेरी अम्मी की जान पहचान की एक दाई है जो जरूरतमंद भी है। उसका नाम रजिया है। वो काफी अच्छी दाई है। अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं कल शाम में उन्हें तुम्हारे घर ले आऊं। तुम आज अपने शोहर से भी इस बारे में मशवरा कर लेना। मैं मान गई थी और थोड़ी सुकून में आ गई थी कि अच्छा हुआ इस परेशानी का कोई तो हल निकला। मैं शाम फिर ऑफिस से वापसी पर अपने बच्चे अकमल को लेकर पड़ोस के घर से निकली तो मैंने एक बहुत ही अजीब औरत को अपने घर के दरवाजे पर खड़ा देखा, जो मुंह छुपाए खड़ी थी और उसके हाथ में एक गुड़िया थी। वो मेरे घर के दरवाजे से अंदर झांक रही थी। ना जाने वो कोई चोर थी या फिर कोई और। इस तरह घर में चोरी छुपे वो क्या देख रही थी। मैं तो एकदम से घबरा गई थी, क्योंकि इससे पहले भी मैं जिस शहर में रहती थी वहां मेरे घर 2 बार चोरी हो चुकी थी। लेकिन उस वक्त हमारे घर के हालात बहुत अच्छे हुआ करते थे। दौलत, शोहरत और गाड़ी, अच्छा घर, सब कुछ था। मेरे शोहर का बिजनेस उस वक्त बुलंदी पर था, मगर पिछले 2 सालों से हमारे हालात ठीक नहीं चल रहे थे। हम अपने घर से किराए के घर में आ गए थे और साथ ही हमें वो शहर भी छोड़ना पड़ा था और मुझे इस बच्चे के होते हुए भी नौकरी करनी पड़ गई थी। बहरहाल मैंने उस औरत को आवाज लगाई, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो?
वो मेरी आवाज सुनकर फौरन भागकर वहां से चली गई। उसे भागते हुए देखकर मुझे हंसी आई थी। मैं उस औरत का पीछा जरूर करती, मगर मेरी गोद में उस वक्त मेरा अकमल मौजूद था। मैं ज्यादा दूर तक उसके पीछे नहीं जा सकती थी, और अब तो अकमल ने भी रोना शुरू कर दिया था। शायद उसे भूख लगी थी। मैं अकमल को लेकर घर के अंदर आ गई थी, और रोज की तरह मैंने अपने बच्चे को खूब प्यार किया, खूब बातें की, उसे खिलाने लगी। उसी वक्त मेरे शोहर फुरकान का फोन आ गया। मैंने उससे वीडियो कॉल पर बातें की और अकमल को भी दिखाया। वो भी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते थे। ये हमारी इकलौती औलाद जो बहुत ही दुआओं और मुरादों से हुआ था, क्योंकि इससे पहले मेरे 3 बच्चे जाया हो गए थे और मुझे डॉक्टर ने ना उम्मीद कर दिया था। बस अल्लाह ताला के फजलो करम से इस बार मैं माँ बन ही गई थी। मुझे दौलत के कम हो जाने का कोई गम नहीं था। अपने शोहर और अकमल को ही मैं अपनी सारी दौलत समझती थी। मैंने फुरकान से बात की और उन्हें भी शाजिया से मुतल्लिक उस दाई के बारे में बताया। उन्होंने खुशी से मुझे इजाजत दे दी थी। मैंने अगले दिन शाजिया से सारी बातचीत करके उस रजिया दाई को अपने घर बुलाने के लिए हाँ कर दी थी। उस रोज शाम को मैं शाजिया के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में शाजिया उस दाई को लेकर मेरे घर पहुंच गई थी। मैंने उन्हें देखा तो काफी उम्र दराज खातून लग रही थी, और उसी वक्त मेरे बच्चे को गोद में लेकर उसे प्यार करने लगी कि बहुत ही प्यारा बच्चा है। रजिया दाई मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी और उम्र में बड़ी भी थी। उन्हें देखकर मुझे लगा कि अब तो मुझे अपने अकमल के लिए बिल्कुल फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। ये सब आराम से कर लेंगी और मेरा अकमल का भी पूरा ख्याल रखेंगी। मैंने खुशी से रजिया को बेटे की देखभाल के लिए रख लिया और उन्हें सारे काम अच्छे से समझा दिए थे, और साथ ही उन्हें तनख्वाह भी बता दी थी। वो भी मान गई थी, और मैंने कल से उन्हें काम पर बुला लिया था और वो मुझसे बातचीत करके चली गई थी। मैंने शाजिया को रात खाने पर अपने साथ ही रोक लिया था, और हम दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया और खूब सारी बातें की। अकमल के साथ शाजिया ने बहुत खेला, बहुत मजे किए। कहने लगी, इतना प्यारा बच्चा है, दिल करता है इसे साथ ले जाऊं। अगर मैं ऑफिस में काम ना करती तो खुशी से इस बच्चे को अपने साथ रख लेती, या फिर इसकी आया बनकर इसके साथ यहीं रुक जाती। इसके साथ वक्त गुजारना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बच्चा वाकई बिल्कुल तंग नहीं करता और आराम से सबके पास आ जाता है। रात गहरी हुई तो शाजिया अपने घर जाने लगी। कहने लगी, अच्छा मैं चलती हूँ, मारिया कल सुबह ऑफिस में मिलेंगे। मैंने हाँ में सर हिलाया और शाजिया चली गई थी। अगले रोज सुबह रजिया दाई मेरे घर आ गई थी। उसने मेरे बेटे को उठा लिया और उसे खूब प्यार करने लगी थी। मैं सारी बातें फिर से उन्हें समझाकर ऑफिस चली गई थी। आज तो मैं बड़े सुकून से सारे काम कर रही थी। दिन में 2 बार रजिया दाई से फोन पर बात भी की थी। आज जब मैं घर पहुंची तो मेरी वही कल वाली पागल औरत पर नजर पड़ गई। वो मेरे घर फिर से झांक रही थी और बड़ी अजीब नजरों से घर का जायजा ले रही थी। मैंने जल्दी से भागकर उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो मेरा हाथ छुड़ाकर भाग गई थी। मैं जल्दी से घर आई तो अकमल को देखकर पुरसकून हो गई थी। मैंने अकमल के बारे में पूछा तो रजिया कहने लगी, ये बहुत प्यारा बच्चा है, इसने जरा भी मुझे तंग नहीं किया। कुछ देर में रजिया दाई भी जा चुकी थी। रात को जब मैं सोने लेटी तो मुझे उस औरत का ख्याल आया और सोचा सुबह जाते हुए रजिया दाई को इस बारे में इत्तला कर दूंगी कि अकमल के साथ साथ वो घर की देखभाल अच्छी तरह कर ले। आजकल चोरी डकैती के मामलात हो रहे हैं। सुबह जब मेरी आंख खुली तो रजिया आज पहले ही आ गई थी। वो खुशी से अकमल को गोद में उठाए प्यार कर रही थी और कहने लगी, आपने इसकी कल नजर उतारी थी। मैंने कहा, हाँ मैं अपने बेटे का सदका रोज देती हूँ। मैंने ऑफिस जाते हुए कहा, रजिया अंदर से दरवाजा लॉक कर लेना और जब तक मैं ना आ जाऊं दरवाजा नहीं खोलना। मोहल्ले में चोरी के मामलात सुनने में आ रहे हैं। वो कहने लगी, ठीक है, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं ऑफिस के लिए आ गई थी। आज भी मैं बिल्कुल पुरसकून थी। आजकल ऑफिस में बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा था। इस तरह मुझे 2 दिन गुजर गए थे, मगर जो ही मैं तीसरे दिन ऑफिस से घर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर मैं दंग रह गई थी। घर पूरा बिखरा और फैला हुआ था और मेरा बेटा झूले में रो रहा था। मैंने जल्दी से जाकर उसे उठाया और चुप करवाया। इधर उधर मेरी नजर रजिया दाई को तलाश कर रही थी, लेकिन मैं जैसे ही पीछे मुड़ी, इससे पहले मैं रजिया को कुछ पूछती,
वो हाथ जोड़कर कहने लगी, बीबी, मैं ये नौकरी नहीं कर सकती। इस बच्चे की वजह से तो मेरी जान चली जाएगी। रजिया के कपड़े फटे हुए थे। उसके बाद वो भागकर वहां से चली गई। मुझे बड़ी हैरत हुई, ये सब क्या था? घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, मगर कोई चीज भी घर से गायब नहीं थी। अकमल को सुलाकर मैंने पूरा घर समेट लिया था और शाजिया से फोन पर बात करने लगी और सारी तफसील उसे बताने लगी। उसे भी बड़ी हैरत हुई कि ये क्या माजरा था कि रजिया बिना कुछ बताए ही चली गई थी। इत्तफाक से शाजिया ने अगले रोज मुझे बताया कि हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, क्योंकि वो अचानक अपने गांव चली गई है। शाजिया कहने लगी, मैं दूसरी दाई का इंतजाम करती हूँ। जैसे तैसे ये दिन भी गुजर गया था। मैं ऑफिस से वापसी घर आ गई थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं, मगर मजबूरी थी। फुरकान बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गए थे। हम दोनों मिलकर ये कर्जा उतार रहे थे। मेरी ये नौकरी बहुत ही मजबूरी बन गई थी। अगले रोज शाम को शाजिया मेरे घर एक और दाई को लेकर आ गई थी। मैंने उसे अकमल की देखभाल के लिए रख लिया था। इस दूसरी दाई ने भी अकमल को मेरी गोद से ले लिया था और उसे प्यार करने लगी थी। वो अगले दिन सुबह मेरे घर आ गई थी और मैं ऑफिस के लिए निकल गई थी, मगर ऑफिस में मैं बहुत ज्यादा अपने काम में मसरूफ थी। जब लंच ब्रेक हुआ तो मैंने सुकून का सांस लिया और घर फोन करके उस नई दाई से बेटे की खैरियत मालूम की। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। मैंने शाजिया के साथ बहुत सारी बातें की। शाम जब मैं ऑफिस से घर आई तो घर के बाहर इधर उधर सब जगह देखा, मगर कोई भी नहीं था। मैंने शुक्र अदा किया और घर में गई तो मेरा बेटा सो रहा था और दाई अपने कामों में लगी हुई थी और उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो अपने काम से बिल्कुल मुतमईन है। वो जाते हुए अकमल को प्यार करने लगी और कहने लगी, बड़ा प्यारा ही बच्चा है, इसने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया। मुझे सुनकर अच्छा लगा, पर दिल में एक ही डर भी था कि कहीं रजिया दाई की तरह ये कहीं मुझे छोड़कर चली ना जाए। खैर, इसी तरह 2 दिन तो अच्छे गुजर गए थे, मगर जब तीसरा रोज आया तो घर पहुंचकर मेरी जान ही निकल गई। घर का दरवाजा खुला हुआ था। मैं जल्दी से अंदर आ गई थी। मेरे घर की हालत उस दिन की तरह बिखरी पड़ी थी और मेरा बेटा झूले में पड़ा रो रहा था। मैं जैसे ही उसे उठाने लगी, वो दाई मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, बीबी, मैं ये नौकरी हरगिज नहीं कर सकती। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरा बदला आपसे खुदा लेगा। वो ये कहकर वहां से चली गई और मेरे लाख रोकने पर भी नहीं रुकी। मैं तो फिर से सर पकड़कर बैठ गई थी। ये सब क्या माजरा था? मैंने पूरे घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी, मगर हर कीमती और महंगी चीज अपनी जगह पर थी। मगर फिर भी घर की हालत ऐसे थी जैसे कोई चोरी डकैती करके गया हो। और मेरा बच्चा भी बिल्कुल ठीक ठाक था। अब ये दूसरी दाई को क्या हो गया था? मैंने अगले रोज शाजिया को सारी तफसील फिर से ऑफिस में बताई तो वो सुनकर बेहद घबराने लगी कि आखिर ये सब क्या माजरा हो सकता है। ऐसा भी क्या था जो शाजिया और मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। अब तो शाजिया भी किसी दाई को मेरे घर नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि वो पहले ही बहुत डर गई थी। इस बार मैंने तंग आकर खुद ही बातचीत करके एक नई दाई को काम पर रख लिया था, मगर फिर से वही हुआ जिसका मुझे डर था। पहले 2 दिन तो अकमल के साथ बड़े प्यार से निकाले थे, मगर जैसे ही तीसरा दिन आया, मैं ऑफिस से घर लौटी तो मेरा दिल पहले ही डरने लगा था और घर पहुंचकर उसका भी वही रवैया देखने को मिला था और साथ ही घर की भी वही बिगड़ी हुई हालत जो मेरे दिल को बेचैन करती थी। मैंने उस रोज फुरकान से बातचीत करके उसे सारी तफसील बता दी थी। उन्होंने मुझे नौकरी छोड़ने का कह दिया था और साथ ही अपने वापस आने की इत्तला दे दी थी। मैं एक तरफ तो बहुत खुश थी कि फुरकान घर आने वाले थे और दूसरी तरफ अकमल की वजह से बहुत परेशान थी। मैं अगले दिन जैसे तैसे नौकरी से इस्तीफा देकर घर आ रही थी, जब मेरी नजर घर के बाहर एक शापर पर पड़ी। उस शापर में क्या था और वो मेरे घर के बाहर इस तरह क्यों पड़ा था? मैंने उसे उठाया और खोलकर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। उसमें एक काले से रंग के कपड़े की गुड़िया थी जो एक बच्चे की तरह कपड़े में लिपटी हुई थी। मैं एकदम से घबरा गई थी। मुझे उसी पागल औरत का ख्याल आया जो उस दिन मेरे घर के बाहर खड़ी थी। कहीं ये सब उसका किया धरा तो नहीं, और ये गुड़िया इस तरह कहीं मेरे बच्चे पर कोई जादू तो नहीं करवाने लगा? कहीं हमारे हालात इसी वजह से तो खराब नहीं हुए?
ये सब सोच सोच कर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने वो गुड़िया उठाकर घर से दूर फेंक दी थी और अपने बेटे को लेकर घर चली गई थी। मैं अपने बेटे को सीने से लगाए हुई थी। मुझे तो रह रह कर उसकी फिक्र खाई जा रही थी और मेरे दिमाग से वो गुड़िया का मिलना नहीं निकल रहा था। मुझे तो ये सब काले जादू के असरात लग रहे थे। मैंने घबराते हुए फौरन ही शाजिया को फोन मिला दिया और उसे सारी बात बताई। वो भी चौंक गई थी। उसने कहा, तुम कल मेरे साथ फौरन ही एक बाबा हैं, उनके पास चलना, वो जरूर कोई न कोई इसका हल बता देंगे। रात में अकमल को अपने सीने से लगाए सुला रही थी। उस वक्त मेरी आंख लग गई। रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त था। अचानक किसी की आवाज पर मेरी आंख खुली तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। वहां मेरे सामने अजीबो गरीब हालत में वही औरत खड़ी थी जो अक्सर मेरे घर का जायजा लेने आती थी। मैं उसे देखकर चौंक पड़ी और उठकर अकमल को अपने सीने से लगाकर छुपाने लगी। वो मेरा बच्चा कहकर अकमल को मेरी गोद से छीन रही थी और साथ ही मुझे बाल नोच नोच कर मार रही थी। कभी मेरा गला दबाती तो कभी मेरे हाथ पर काटती। वो एक पागल और अजीब सी औरत मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाह रही थी। गंदे से फटे पुराने कपड़े और काले काले चेहरे पर निशान। मैं तो दंग रह गई थी कि कहीं ये वही औरत तो नहीं जो मेरे बच्चे पर काला जादू करवा रही थी। मैं समझ गई थी कि मेरी पीठ पीछे इसी ने ही उन दाइयों को आकर इस तरह मारा पीटा होगा और मेरे अकमल को छीन कर ले जाना चाहा होगा। जभी तो वो दाइयां काम छोड़कर डर कर भाग गई थी। मैंने उसे जैसे तैसे रस्सी से बांधकर सारी रात घर पे ही कमरे में बांध कर रखा था और सुबह पुलिस को फोन कर कर बुलवाया था। शाजिया भी मेरे बुलाने पर फौरन ही आ गई थी। पुलिस के आते ही मैंने उस औरत के बारे में बताया कि ये मेरे बच्चे पर काला जादू करवा रही थी और रात इसी इरादे से मेरे घर मुझ पर हमला किया है, पर मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। पुलिस उसे ले जा रही थी। इतनी देर में मेरे शोहर फुरकान घर आ पहुंचे थे और सारा मामला अपनी आंखों से देखकर हैरान रह गए थे। मैं इससे पहले उन्हें कुछ बताती वो पुलिस को वापस रवाना कर चुके थे और उस औरत को अपनी पागल बहन बताकर छुड़वा चुके थे। मेरे तो होश ही उड़ गए थे कि फुरकान ये सब क्या कह रहे थे। फुरकान ने कहा, मैं तुम्हें सारा सच बताता हूँ। जो कुछ हुआ इसमें सारा कसूर मेरा ही है। मैं ही अपनी पागल बहन को पागल खाने छोड़कर इस बच्चे को तुम्हारे पास ले आया था और तुमसे कहा था कि ये हमारा बच्चा है। तुम्हारी हालत उस वक्त बहुत खराब थी, इसलिए मैंने तुम्हें सच नहीं बताया था। तुम्हें जहनी दबाव से डॉक्टरों ने मना किया था। शादी के बाद मैंने तुम्हें अलग रखा हुआ था, इसलिए मेरे घर वालों के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता था। कोमल मेरी बहन पागल हो चुकी थी क्योंकि एक हादसे में उसके शोहर की अचानक मौत हो चुकी थी और वो इस हादसे से अपना जहनी तवाजुन खो चुकी थी और उस वक्त वो उम्मीद से थी और दूसरी तरफ यहाँ तुम भी उम्मीद से थी, लेकिन डॉक्टर ने तुम्हें सख्ती से बेड रेस्ट बताया था और बच्चे को लेकर उम्मीद कम बताई थी। मैंने उस वक्त तुम्हें इन सब बातों से दूर रखा और अपनी बहन को यहाँ बुलवा लिया था, लेकिन उसकी हालत बहुत ही बिगड़ रही थी। वो बिल्कुल ही पागल हो चुकी थी और उसने पागल खाने के अस्पताल में ही अपने बच्चे को जन्म दिया और ठीक 2 दिन बाद तुमने एक बच्चे को जन्म दिया, मगर हमारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। तुम्हारी हालत भी बहुत नाजुक थी, इसलिए मैंने डॉक्टर से मशवरा किया और अपनी बहन के बच्चे को तुम्हारी गोद में डाल दिया और तुम्हें कहा कि ये हमारा बच्चा है और अपनी बहन को इलाज के लिए पागल खाने दाखिल करवा दिया था। और जब तुमने मुझे फोन पर सारा मामला बताया तो मैं समझ गया था वो औरत मेरी बहन ही होगी। मैं मुल्क वापस आकर जैसे ही पागल खाने गया तो पता चला कि मेरी बहन तो वहां से उसी दिन भाग गई थी जिस दिन आप उसका बच्चा लेकर गए थे और जब से ही उसकी तलाश जारी है। बस उसके बाद मैं जूं ही घर आया तो सामने मेरी पागल बहन को पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी जो उस वक्त यहाँ अपने बच्चे को लेने आई थी। वो जहनी तवाजुन जरूर खो बैठी थी मगर अपने बच्चे को नहीं भुला सकी थी, इसलिए वो गुड़िया लिए यहाँ रोज आती थी और अपने बच्चे को छीन कर ले जाना चाहती थी। पागलपन में भी वो इस घर तक पहुँच चुकी थी और उसी ने उन औरतों को मार पीट कर घर से भगा दिया था और अब तुम पर हमला करने आई थी। मैं हकीकत जानकर रोने लगी थी। ये तो मेरे शोहर की बहन कोमल आपी थी जो इस हालत में बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही थी। ये अपने शोहर के साथ मुल्क से बाहर रहती थी।
انہیں اتنے سالوں بعد اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہونے لگا تھا۔ کومل آپی کو واپس پاگل خانے میں علاج کے لیے فرقان نے چھوڑ دیا تھا۔ میرے شوہر فرقان نے ایک بار پھر سے اپنا بزنس پاکستان میں سٹارٹ کیا تھا اور وہ بہت جلد ترقی کر گئے تھے۔ اب ہم روز کومل آپی کو ملنے پاگل خانے جاتے ہیں۔ وہ اپنے بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔